ताहिर साहब, आपने तो प्रैक्टिकली एक पार्टी का लेबल भी आप पे लग गया, आपने तकरीबन पॉलिटिक्स का आगाज कर दिया है। सिर्फ इलेक्शन अभी तक कॉन्टेस्ट नहीं किया, आपने नॉमिनेशन फाइल नहीं की है किसी इलेक्शन में, लेकिन सूरत हाल आपकी यही है कि आप पूरी एक पार्टी, एक कायद जो है मियां नवाज शरीफ, वो अपनी 180H की तकरीब में कह रहे हैं जी कि आपकी बड़ी मुस्लिम लीग नून के लिए कुर्बानियां हैं, और उनके नज़दीक जो बुरा वक्त था आपने उनका बड़ा साथ दिया, आप यूके उनसे मिलने जाते रहे। तो जब एक फनकार किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो रुकन बन जाता है या लीडर बन जाता है, तो उसका फन कहाँ रह जाता है? वो अपने फन के साथ इंसाफ कर पाता है? इब्रारुल हक ने पीटीआई ज्वाइन करके अपना जो फन था उसको दफन नहीं कर दिया, जवाद अहमद ने अपनी पार्टी बना के अपने फन को दफन नहीं कर दिया। अब आप अपने फन को लेके और सियासत को लेके क्या कहते हैं? और राय साहब वाली बात जो है, अगर आप लीड कर ही रहे हैं, अगर आप सियासत में आ भी गए हैं, तो क्या जो ये बात कर रहे हैं कि एक फनकार बरादरी को यूनाइट करने के हवाले से कोई रोल आप अदा करें? सबसे पहले शुक्रिया आप सब लोगों को कि आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया, और दूसरी मुझे 100% ये यकीन था कि आप मेरी इस दुखती रग पे ज़रूर जो है वो हाथ रखेंगे। मैं इस वक्त एक सदमे में हूँ, एक समझ लें कि परेशानी के आलम में आपने मुझे बुलाया और मैं आ गया। बात रहेगी मियां नवाज शरीफ साहब की, कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब की, तो मैं उनसे वालहाना इश्क करता हूँ, 88 से करता रहूँगा, करता हूँ। दूसरी बात रहेगी मेरे कैरियर की, तो मियां नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में मुझे जो है वो बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं कुछ बातें ऐसी हैं जो मतलब मैं इस तरह से ऑनर नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपने ये क्वेश्चन किया तो मुझे ये बातें आपको एक दो बतानी पड़ेंगी मुझे, कि मैं परवेज़ मुशर्रफ दौर में जब मियां नवाज शरीफ साहब को जिला वतन किया गया, तो मैंने एज ए आर्टिस्ट कुछ प्रोग्राम करने शुरू किए। हम हैं पाकिस्तानी के नाम से कौमी यकजहती पे एक मैंने प्रोग्राम तरतीब दिया, तो वो बड़े एक मतलब तरीके से मियां नवाज शरीफ की तस्वीर उस ड्रामे में आया करती थी। तो मुझे पिंडी से गिरफ़्तार कर लिया गया उस दौर में, मुशर्रफ दौर में, और मुझे यहाँ पे थाना लारी अड्डा लाहौर में बंद कर दिया गया। उसके बाद मुझे छोड़ दिया गया, 3 साल तक मुझे काम नहीं करने दिया उस दौर में। उसके बाद ये इमरानी सिस्टम स्टार्ट हो गया, तो उसमें भी मुझे कोई 1.5-2 साल जो है इस चीज़ का मुझे भुगतना पड़ा, क्योंकि मैं कता कलामी माफ आपकी बात टोक रहा हूँ। आप फनकार हैं, मैं भी फनकार हूँ। क्या सीखा, क्या पाया आपने सियासत में आके? मैं वही मतलब मुझे सिर्फ ये बताएं, मैंने फर्क महसूस किया जिन लोगों के लिए आपने फर्ज किया, कुर्बानी दी, क्या किया उन लोगों ने आपके लिए? चौधरी नीफदा कुकड़ मगरब से मशरक तक ज्यादा पॉपुलर था कि नवाज शरीफ जिंदाबाद ज्यादा पॉपुलर हुआ? अगर मैं तो मेरी बात सिर्फ मैं यही कहना चाह रहा था कि चौधरी हनीफदा कुकड़ ने तो मुझे माशी तौर पे मजबूत किया। चौधरी हनीफदा कुकड़ ने मुझे घर दिया, गाड़ी दी, इज्जत दी, शोहरत दी, सब कुछ दिया। लेकिन नवाज शरीफ जिंदाबाद के बाद मेरा घर बिक गया, मेरी गाड़ी बिक गई, सुभान अल्लाह। मेरी जो माशरे में थोड़ा आपको पता है कि ये जो यूथिया वायरस है ये कितना शदीद किस्म का ये हमला आवर है इस मुल्क में। कोई स्कूल, कोई कॉलेज और कोई यूनिवर्सिटी, कोई सेक्रेटरीट नहीं बचा इस वायरस से। तो बैरून मुल्क में शो नहीं कर पाता। कुछ टीवी शोज़, आपको पता है कि मैं कुछ निजी चैनल्स पे टीवी शोज़ करता था, वो ये मुझे सियासी पार्टी के साथ जो रिलेशन है उसकी वजह से वो शोज़ छोड़ने पड़े। तो मैं बेसिकली तो मुआशी तौर पे नुकसान में हूँ। अच्छा, आपको ये अंदाज़ा है कि हमारे मुल्क पे कर्जा कितना है? कभी ये सोचा है या सिर्फ सियासतदानों की पीछे पीछे भाग रहे हैं? कर्जा कितना है हमारे मुल्क पे? नहीं, बिल्कुल। जब आप सियासतदानों के पीछे लगे तो मुल्क पे कर्जा कितना था और आज मुल्क पे कर्ज कितना है? क्या आप बता सकते हैं मुझे? अगर तो कोई बेहतरी आई है तो सानू भी ले चलो, तो रोसी भी नारे मारने जिदे आंदे हो। और इकोनॉमी तक चले गई है। और नहीं, बात इकोनॉमी की बात बेटा बरीक हो रही है, वो भी बरीक आदमी है। इस मुल्क के लिए किसने सोचा है भाई? कोई जैद है, बकर है। मैंने आपको एक दावत दी है,
हम सब फनकारों को चाहिए कि सियासतें छोड़ के अपनी एक यूनियन बनाएं, अपना घर मजबूत करें। अब जैसे कि मेरा भी कॉपीराइट्स के केस चले, मैं बाहर गया, मैं अकेला लड़ा हूँ, किसी फनकार ने मेरा साथ नहीं दिया। इसी तरह या कले पी पू के मरमुर जा रहे ने तेन ऐसे तरह टोटरा जाना, इसलिए इकट्ठे होना भी जरूरी अच्छा, एक तो मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप दोनों का जो आज इंटरव्यू है उसमें आपने हम दोनों को भी बिठाया हुआ है। सर, एक तो आप दोनों दिल कर रहा है। आपने नहीं साहब, आपने कहा था, आपने कहा था गाने बजाने से हटके बात हो। अच्छा, वो जो सारा इशू है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें कम से कम मैं तो आपके साथ हमेशा रहा उस इशू में। इसमें आपको बीइंग ए मीडिया जो है आप चुके राइट पे थे। नईम अदीब साहब को सलाम है। जब भी मुश्किल आए तो मुश्किल वक्त किसी ने लाया तो आया ना, उस मुश्किल वक्त में अगर किसी बंदे सहाफी ने मेरा साथ दिया तो नईम अदीब साहब ने दिया। बाजवे जो हैं, हाँ जी, उनका तो एक जो फील आती है, बाजवा जब बरादरी की बात होती है तो कोई जमींदारा, कोई पलवानी, कोई गन्ने शन्ने, ये वो, तो ये इन हाथों में जो है वो हारमोनियम कैसे आ गया और ये माइक? हाँ, ये बात करने वाली है आपने, ठीक मुझे उतार लिया आपने बस से, अच्छा किया। और उतरना ही बनता था। ये बताइए। जज्बात में इंसान दूर निकल जाता है। असल में मसला ये है कि फनकार जो होता है ना नईम साहब, वो होता है पैदाइशी। आप है ना, तो आप अपनी लाइफ को देखें, आप सहाफत में एक मुकाम पाया आपने माशाल्लाह, तो आपको बचपन में ही इन चीज़ों का शौक़ ज़रूर होगा कि मैं जो है ना सहाफत की तरफ इस चीज़ को अपनाऊं। शौक़ मुझे भी था। आज चूँकि आज मैं अपने दोस्त भाई के साथ बैठा हुआ हूँ तो मेरा दिल करता है कि दिल की बात है कि शुरू कहाँ से हुआ और कैसे शुरू। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि मैं शुरू कैसे हुआ। पहले मैं गाँव में ना, हम तो बैल बूल चराया करते थे, तो कभी कभार को दौड़ा माइया कह देना कहीं बैठ के, होता है ना जैसे पिंडा च कहते हैं, तो वो दूसरे लोगों ने मशवरा देना, यार तेरी आवाज़ अच्छी है। एक दिन हमारे मौलवी जो हैं, मौलाना साहब जो इमाम मस्जिद थे, उन्होंने कहा तेरी आवाज़ चंगी हो, नात नूती पढ़िया कर। मैं कहा जी मैं नात पढ़ांगा। मैंने मस्जिद में नातें पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा, माशाल्लाह। तो जब मैं मस्जिद में नात पढ़ता था, ये वक्त गुजर जाएगा, झूठ बोलने से इंसान को मिलता कुछ नहीं, आपको पता है मैं बोलता सच हूँ चाहे जो मर्जी हो। बूढ़ी बूढ़ी माइयाँ ना घरों से 1-1 रुपया 2-2 रुपये भेजती थी कि ये इसको दो, जाके अनाम उदू ही मिलने शुरू हो गए। तो फिर आस्ता आस्ता जब इंसान जवान होता है तो ज़ाहिर है कोई ना कोई बात तो आ ही जाती है ना उसके आड़े। हर बंदे की ज़िंदगी में एक वक्त आता है, तो बहाना वो वक्त बन गया। लेकिन शौक़ मुझे बचपन से था। जब गाने बरादरी वालों को पता चला, घर वालों को, कि ये गाने गुने का शौक़ रहता है, कुट पई है मैनू, ये नहीं कि नहीं पई, भारदे नहीं सारे। वो तो समझते हैं कि ये जो गाने बजाने वाले ये मरासी होते हैं, पता नहीं क्या होते हैं, बरातें मांगने वाले होते हैं। तो उन्होंने कुटा मारा मुझे काफ़ी। लेकिन आखिरकार फिर मैं अपना घर छोड़ के, मैं कि अगर ये शौक़ पूरा करना है तो जट्टा दे घरों निकलना पैने। तो फिर मैं, अच्छा, गायकी की सिनफें तो और भी थीं। आप जो है वो यो हनी सिंह वाला गाना भी चूज कर सकते थे, आप आतिफ असलम वाला भी कर सकते थे। ये एक दर्द के राही वाला जो गाना था, दर्द, उसकी वजह क्या थी? कोई ये शुरू चुप कोई डिस्कस कर सकते हैं ऐसी खुल के कोई? आप आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपको फुल इजाज़त है जिस मौजू पे चाहें। मुझे हसरत रही कि मैं नईम अदीब के साथ बैठ के कुछ बोलूं, कुछ करूं, और बुशरा के साथ बैठ के। चले फिर गाने की फरमाइश है, किस टाइप का सुनना पसंद करें? बुशरा से पूछ लें। आपकी लिस्ट में आपको अपने सबसे करीबी फेवरेट गाना है वो सुना दे। मैं वो सुनाता हूँ जो सबके लिए है, फनकारों के लिए भी, सियासतदानों के लिए भी, हुक्मरानों के लिए भी और आवाम के लिए भी। अच्छा, वेरी गुड। मैं वो चीज़ सुना देता हूँ। अगर ये गाना सुन के इंसान सबक सीख ले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गाने में भी यानी इसमें मैसेज भी है। मैसेज चले जी चले। हर इंसान को सोचना चाहिए कि मैं जो करता हूँ इसका जवाब मैंने देना है अल्लाह को। बेशक बेशक। तो मैं याद कराने लगा हूँ कि अल्लाह के पास हमने जाना है। मिट्टी दियां तेरियां रोज केड़ा तकदा, मिट्टी दियां तेरियां रोज केड़ा तकदा, मोया नल एडी लम्मी साँझ कोई नहीं रखदा, मिट्टी दियां तेरियां रोज केड़ा तकदा, रोज केड़ा तकदा।